ऐसी और कहानी सुनने के लिए अपने भाई के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। आप सबको इस चैनल पर पॉकेट एफएम की सरी कहानी सुनने को मिलेंगी, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। बात थैंक यू सो 13वीं मच। शताब्दी की है। जम्बू राज्य पर शून वंश का शासन था और हीराकोटा राज्य में अय्याशी का केंद्र। मुझे शराब चाहिए। नरेंद्र हीरा कोठे में काम करने वाली सुरेखा के ऊपर चीखा। सुरेखा अच्छी तरह से जानती थी कि नरेंद्र रसूखदार सिंघल परिवार का दामाद है। सिंघल परिवार राज्य की सेना को हथियारों की सप्लाई करता था। शराब खत्म हो चुकी है। वो कांपते होठों से बस इतना ही जवाब दे सकी। इतना सुनना था कि नरेंद्र के दोस्त मानो बौरा ही गए। उन्होंने खाली हो चुकी शराब की सुराहियां जमीन पर पटक कर तोड़ना शुरू कर दी। मैं इस कोठे को ही खत्म कर दूंगा। नरेंद्र तो अपने दोस्तों से भी एक कदम आगे निकल गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने आव देखा न ताव कोठे को रोशन कर रही मशाल से कोठे में आग लगा दी। अरे दिमाग से पैदल है क्या बे? देखो इस पागल को खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मारेगा। कोठे में मौजूद लोग नरेंद्र के ऊपर फप्तियां कसते हुए बाहर भागने लगे। भागने वालों में नरेंद्र के दोस्त भी शामिल थे। नरेंद्र बेवकूफों की तरह कोठे के अंदर खड़ा रहा। कोठे की छत पर लगा एक लकड़ी का लट्ठा उसके सिर पर गिरा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही धरती पर नरेंद्र की आंखें बंद हुई, वैसे ही मानो उसे जन्म से पहले हुई घटनाओं को देखने की दिव्य दृष्टि मिल गई। उसने देखा कि वो स्वर्ग के 7 सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक था। वे देवता जिन्हें अमृतत्व का वरदान मिला हुआ था। अगर नरेंद्र को भी अमृतत्व का वरदान मिला हुआ था तो वो मरा कैसे? ये सवाल नरेंद्र के मन में खलबली मचा देता है। अरे मरता नहीं है, सोता तो है ना। जब वो सो रहा होगा तो चुरा लेंगे उसका अमृत कलश। नरेंद्र ने अपनी यादों को कुरेदा तो किसी की खुसफुसाहट सुनी, लेकिन यादें इतनी धुंधली थीं कि वो सही से किसी का चेहरा नहीं देख पाया। आखिर कौन था जिसने नरेंद्र का अमृत कलश चुराया था? नरेंद्र समझ चुका है कि वो एक अय्याश आदमी नहीं है जैसा उसे जम्बू राज्य के लोग समझते हैं, बल्कि वो एक स्वर्ग का देवता है। उसे धीरे धीरे होश आने लगा। अबे नल्ले बेरोजगारों को आग भी नहीं पकड़ती क्या? देखो साले के शरीर को आंच तक नहीं आई है। नरेंद्र के जमीन पर पड़े बेहोश शरीर के पास खड़े एक आदमी ने कहा। हीरा कोठे के अंदर आग बुझाई जा चुकी थी। कई लोग नरेंद्र के शरीर के पास खड़े थे और फप्तियां कस रहे थे। धुएं के घुटन से मर गया होगा, एक बोला। मर ही जाए तो अच्छा है, धरती पे बोझ है साला। दूसरे ने बात पूरी की तो खूब ठहाके लगे। नरेंद्र लोगों को अपने जिंदा होने का सबूत देना चाहता था, लेकिन वो अपना शरीर हिला तक नहीं पा रहा था। उसे अपनी कमजोरी पर बड़ी शर्म महसूस हो रही थी। राहत की बात यह थी कि कोई उसके इस आंतरिक संघर्ष को देख नहीं सकता था। अचानक नाभि के पास हो रही हलचल ने नरेंद्र का ध्यान खींचा। उसे महसूस हुआ मानो अमृत उसकी नाभि से निकलकर उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों में जा रहा है। यह वही अमृत है जो देव रूप में नरेंद्र के पास था। उसने दिमाग का पूरा जोर लगाकर एक बार फिर से अमृत की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अमृत की ओर ध्यान दिया, उसका शरीर जोर से कांपने लगा और वो उठ के बैठ गया। आखिर कौन है जो अमृत के राज को सहेज के रखना चाहता है? मान गए भाई, नकारों को भी भगवान बड़ी लंबी उम्र देता है। नरेंद्र के उठकर बैठते ही लोग उसके ऊपर हंसने लगे। उन हंसते हुए चेहरों में एक चेहरा ऐसा भी था जो गुस्से से नरेंद्र की ओर देख रहा था, और वो चेहरा था उसके ससुर श्री पुरुषोत्तम सिंघल का। छे, मेरे मरने के बाद ये सब कांड नहीं कर सकता था तू? पुरुषोत्तम गुस्से में पागल हो रहे थे। मैं कुछ गलत नहीं कर सकता, मैं तो स्वर्ग का देवता हूं। नरेंद्र के मुंह से अचानक निकल गया। तो फिर मैं जम्बू राज्य का राजा हूं, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं। कोठे में मौजूद लोग नरेंद्र का मजाक उड़ाने लगे। स्वर्ग का देवता? स्वर्ग का देवता सुहाग रात पे पत्नी को छोड़ के कोठे पर आता है क्या? पुरुषोत्तम का पारा और भी चढ़ रहा था। नरेंद्र को आभास तो था कि कोई तो है जो उसके दिमाग से खेलकर उसे उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए मजबूर कर रहा है। कोई तो है जो देवलोक से ही उसके पीछे पड़ा हुआ है। साथ ही नरेंद्र को यह भी पता है कि वो इस बारे में अपना मुंह भी खोलेगा तो जम्बू राज्य के लोग उसका बहुत मजाक उड़ाएंगे।
वो चुप्पी साधने में ही भलाई समझता है। खड़ा होकर वो अपने ससुर के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके पहले नरेंद्र और पुरुषोत्तम कोठे की दहलीज पार कर पाए, एक विशालकाय आदमी उनका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। आदमी का नाम है हीरालाल। वो उसी हीरा कोठे का मालिक है जिसे नरेंद्र ने कुछ देर पहले तहस नहस कर दिया था। हीरालाल जम्बू राज्य का एक कुख्यात व्यापारी था, जिसके हीरा कोठे जैसे कई अय्याशी के अड्डे राज्य भर में चल रहे थे। पुरुषोत्तम सिंघल जैसे इज्जतदार लोग उससे दूरी बना के रखते थे, लेकिन उनके नालायक दामाद ने उन्हें हीरालाल के इतना करीब लाके खड़ा कर दिया था। देखिए पुरुषोत्तम जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आपके इस नकारे दामाद ने जो मेरे कोठे का नुकसान किया है, उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। हीरालाल पुरुषोत्तम पर जिस तरह से गरजा, उससे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो पुरुषोत्तम की थोड़ी सी भी इज्जत करता है। पुरुषोत्तम ने उसे विश्वास दिलाया कि उसके नुकसान की भरपाई करने की पूरी जिम्मेदारी वो अपने सर लेते हैं। मैं आप पर यूं ही तो विश्वास नहीं कर सकता ना, मेरे पास अपनी कोई कीमती चीज तो गिरवी रख जाइए। हीरालाल की बात में आग्रह कम, आदेश ज्यादा था। नरेंद्र को पूरा भरोसा था कि उसके गिरवी रखे जाने का समय आ चुका है। पुरुषोत्तम जी, आप मेरे पास ही बैठिए, अपने दामाद को बोलिए कि घर जाके पैसे लेके आए जितने का मेरा नुकसान हुआ है। हीरालाल ने जैसे ही अगला आदेश सुनाया, नरेंद्र के होश उड़ गए। नरेंद्र घर जाके अपनी बीवी रेवती को कैसे बताएगा कि उसकी गिरी हुई हरकत की वजह से पुरुषोत्तम हीरालाल के यहां बंधक बन गए। नहीं, वो बीवी को मुंह तक नहीं दिखा पाएगा, वो बीवी जो उसकी वैसे भी कुछ खास इज्जत नहीं करती है। नरेंद्र हीरालाल से लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला कि वो उसके पास रहने के लिए तैयार है। अरे गधे, मैं कीमती चीज गिरवी रखने की बात कर रहा था। तुझे बाजार में बेचने जाऊंगा ना, तो मुझे ही पैसे देने पड़ जाएंगे। हीरालाल की इस बात पर सब जोर से हंस पड़े। नरेंद्र को समझ आ गया था कि विनती करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। वो टूटी हुई उम्मीद के साथ घर की ओर चल पड़ा। कोठे से निकलते वक्त वो पुरुषोत्तम से आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने मन ही मन कसम खाई कि वो सिंघल परिवार का खोया हुआ सम्मान वापस लौटाएगा। वो अपनी बीवी की आंखों में अपने लिए इज्जत देखने के लिए तड़प रहा था। भला हो मेरे पति का जिसने तुझे गोद ले लिया। कभी सोचा है तेरा क्या होता तेरे माँ बाप के गायब होने के बाद? सड़ता रहता किसी अनाथालय में। मैंने मना किया था कि मत करो अपनी बेटी की इस नकारे से शादी, लेकिन नहीं माने। दोस्त से वादा जो किया था, अब भुगत रहे। नरेंद्र की सास मांडवी सिंघल एक ही सांस में बोल गई। वो आग बबूला हो रही थी। नरेंद्र की पत्नी रेवती की आंखों में भी उसके लिए तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं था। वही पत्नी जिससे नरेंद्र की एक दिन पहले शादी हुई थी, वही पत्नी जिसे वो सुहाग रात पर अकेला छोड़ के कोठे चला गया था। गुस्से में रेवती का दूधिया चेहरा गुलाबी पड़ जाता है और वो और भी खूबसूरत लगने लगती है, लेकिन नरेंद्र उसकी खूबसूरती की तारीफ करके पिटना नहीं चाहता था। आप लोग जितनी चाहो उतनी गालियां मुझे दे लेना, लेकिन पहले हीरालाल को पैसे देके पिताजी को छुड़वा लाते हैं। नरेंद्र हिचकिचाते हुए बोला। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? रेवती ने तीखा सवाल दागा। नरेंद्र के पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी, क्योंकि वो तो सारे पैसे अय्याशी में उड़ा दिया करता था। व्यापार तो ठीक चल रहा है ना अपना, उससे कुछ पैसे निकाल लेते हैं, नरेंद्र ने सलाह दी। रेवती को अपने पति की मासूमियत पर तरस भी आता है और गुस्सा भी। वो नरेंद्र का कस के हाथ पकड़ती है और उसे घर से बाहर ले जाती है। वो पैदल ही कहीं जाने लगती है। नरेंद्र जानना चाह रहा है कि वो कहां जा रहे हैं, लेकिन रेवती उसे कुछ भी बताने के मूड में नहीं है। कुछ किलोमीटर पैदल चलने के बाद वे दोनों सिंघल शस्त्र निर्माण कारखाना पहुंचते हैं। रेवती ने अभी कुछ ही दिनों पहले शस्त्र बनाने के पुश्तैनी व्यापार का जिम्मा संभाला है। कितने दिनों से तुम कारखाने नहीं आए हो? रेवती नरेंद्र से पूछती है। वो अभी भी बहुत गुस्से में है। काफी दिनों से, नरेंद्र जवाब देता है। रेवती उसे उलाहना देते हुए कहती है कि उसे कारखाने की शक्ल देखे हुए कई महीने हो चुके हैं। नरेंद्र चुप्पी साधे खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि रेवती सच बोल रही है। नरेंद्र जब कारखाने के अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है
कि कारखाने में बहुत कम शस्त्र बन रहे हैं। सारे बड़े कारीगर जो कारखाने में काम करते थे नदारद हैं। सारे कारीगर कहां गए? नरेंद्र के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है। तोड़ ले गया चौहान सबको। रेवती नरेंद्र को सिंघल परिवार के पुश्तैनी व्यापार की माली हालत से अवगत कराती है। महेश चौहान और उसका परिवार भी जम्बू राज्य के रसूखदार परिवारों में से है। वो सिंघल परिवार के मंझे हुए कारीगरों को तोड़कर अपना शस्त्र निर्माण का कारोबार तेजी से बढ़ा रहा है। पहले तो ज्यादातर अपराधी, लुटेरे और डाकू वगैरह ही उसके हथियार खरीदते थे। अब तो राज्य की सेना भी उनसे हथियार लेने को तत्पर है। वो सेना जिसकी हथियारों की आपूर्ति पर अभी तक सिंघल परिवार का एकाधिकार सा था। नरेंद्र को जब शस्त्र व्यापार की हालत समझ आती है तो उसे अपनी गलती की मात्रा का एहसास होता है। उसकी बेवकूफी ने उसकी बीवी के कंधों पर ही बोझ बढ़ा दिया है। इसके पहले कि वो कुछ हल निकाल पाए, कारखाने के बाहर से आती हुई एक गर्जना उसका और रेवती का ध्यान खींच लेती है। रेवती सिंघल, बाहर निकल! शेर सिंह कारखाने के बाहर से ललकार रहा है। शेर सिंह भाड़े के लड़ाकों के एक समूह का सरदार है। अरे ये क्यों बौराया घूम रहा है? नरेंद्र रेवती से पूछता है। पता नहीं, कुछ दिन पहले ये अपने समूह के लिए हथियार लेके गया था। रेवती को भी शेर सिंह के गुस्से के कारण का कोई अंदाजा नहीं है। क्यों चिल्ला रहा है? नरेंद्र हिम्मत करके कारखाने की खिड़की से बाहर झांक के शेर सिंह से पूछता है। अबे चूहे, तमीज से बात कर, नहीं तो तेरी आंखें निकालूंगा। अपनी चूहिया को बोल कि बाहर आए, मुझे उससे हिसाब करना है। उसने हमें कुंदधार के जो हथियार बेचे हैं उसकी वजह से हमारे कई साथी मारे गए हैं। जितने मेरे साथी मारे गए हैं उतने ही टुकड़े मैं उस चूहिया के करूंगा। शेर सिंह की बातों में निश्चय झलक रहा है। रेवती नरेंद्र को सलाह देती है कि उन्हें कारखाने के अंदर ही रहना चाहिए। शेर सिंह के साथ उसके 50 लड़ाके भी हैं। बाहर निकलने का मतलब है मौत को दावत देना। लेकिन नरेंद्र डर के जीने से तंग आ चुका है। आजा बेटे, देखते हैं कौन शेर है और कौन चूहा। नरेंद्र छाती चौड़ी करके अकेला शेर सिंह और उसके लड़ाकों के सामने खड़ा हो जाता है। अरे तेरे लिए तो मेरा एक लड़का ही काफी है। शेर सिंह को नरेंद्र पर हंसी से ज्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन उसकी हंसी एकदम से गले के अंदर अटक जाती है जब वो देखता है कि नरेंद्र ने उसके लड़के को एक हाथ से उठा के कुछ फीट दूर फेंक दिया है। किसी को समझ नहीं आता कि नरेंद्र ने ये कैसे किया। तो भाई, जिसको उड़ने का शौक है वो पास आए। अब हंसने की बारी नरेंद्र की है। कई लड़के एक साथ नरेंद्र की ओर बढ़ते हैं। नरेंद्र उनकी तरफ छलांग लगाता है और उसकी लातें लड़कों की तलवारों पे भारी पड़ती हैं। कारखाने की खिड़की से झांकती रेवती भी नरेंद्र के करतब देख के हैरान रह जाती है। उसने अपने पति का ये रूप पहले कभी नहीं देखा है। ये कोई सपना तो नहीं है? रेवती को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। वो नरेंद्र को इतना मुग्ध होकर देख रही है कि उसे ये एहसास भी नहीं होता कि शेर सिंह उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। नरेंद्र भी लड़कों की पिटाई करने में व्यस्त है, इसलिए उसे भी शेर सिंह की सुध नहीं रहती। रेवती को एहसास होता है कि उसके गर्दन पर एक कटार रख दी गई है और कटार की धार बिल्कुल भी कुंद नहीं है। शायद ये कटार शेर सिंह ने किसी और शस्त्र कारखाने से खरीदी हो। अबे चूहे, जरा पीछे तो देख ले, शेर सिंह चिल्लाकर नरेंद्र से कहता है। अरे रुक जा भाई, थोड़ा सब्र कर, आगे का काम तो निपटा लूं जरा। नरेंद्र शेर सिंह की बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता है। नरेंद्र! वो रेवती की डर भरी चीख सुन के पलटता है। उसकी गर्दन पर रखी कटार देख के नरेंद्र के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अब वो रेवती को कैसे बचाएगा? नरेंद्र में इतनी शक्ति अचानक कहां से आ गई? नरेंद्र के पिछले जन्म का सच क्या है? अमर देवता को इस तरह मृत्यु लोक में क्यों आना पड़ा?